गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने LBS भादरा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं विक्रमजीत आप सबके लिए आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब होता है ऐसे सभी वर्ड्स, सिंबल्स जिनका अकेले कोई तात्पर्य नहीं होता है, यानी वो अकेले कोई मीनिंग नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर सिंबल में देखें तो @ अगर नेम देखें तो अकेला, जैसे राम नाम अकेला कोई मीनिंग नहीं बनता है, इससे कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है राम किसी ऑपरेशन का नाम हो, राम किसी सेना की टुकड़ी का नाम हो, राम किसी संस्था का नाम हो। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी हमें जिससे भी नहीं मिलती उसे हम कहते हैं डाटा या डेटा। उसे डेटा कहा जाता है। जिससे संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है उसे डेटा कहा जाता है। अब कंप्यूटर के संदर्भ में अगर देखें तो कंप्यूटर के अंदर आपको पता है बहुत सारे डेटा जो है वो संग्रहित करवाए जाते हैं। डेटा इसी प्रकार के हो सकता है किसी का नाम हो, किसी का रोल नंबर हो, किसी के सैलरीज हो, ऐसे बहुत सारे डेटा जो है कंप्यूटर में स्टोर करवाए जाते हैं। लेकिन अगर वो सारे के सारे डेटा, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर मैंने सारे डेटा एक साथ रख दिए, जैसे ये डेटा है 5000 और या फिर कोई नाम हो गया रमेश, या फिर मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार के मार्क्स हैं। इस प्रकार से कई सारे डेटा मैंने एक स्थान पर इस प्रकार से रख दिए हैं और ये बहुत सारे डेटा है। 5000, 6000, 50000, हो सकता है केवल 5 भी हो, केवल 6 भी हो ऐसे, और फिर 36 भी हो। एज का डेटा है वो भी इसके अंदर रख दिया मैंने, और जैसे मान लीजिए आपके रोल नंबर्स हैं वो भी इसमें हैं। सारी मिक्स करके एक जगह अगर मैं संग्रहित करवाता हूँ तो इन डेटा पर अब आप खुद देख सकते हो, अगर मैं विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस इन पर अप्लाई करूँ, जैसे कि मुझे केवल इसके अंदर सैलरी इनपुट करवानी है या केवल मार्क्स इनपुट करवाने हैं, तो आप नहीं करवा सकते केवल मार्क्स, क्योंकि इसमें और डेटा भी संग्रहित हो रहा है। हमें और डेटा संग्रहित न करके इन डेटा को व्यवस्थित करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं अगर सैलरी इनपुट करवाना चाहता हूं तो सैलरी इनपुट करवा सकता हूं, अगर कोई नाम जोड़ना है तो नाम जोड़ा जा सकता है, मार्क्स जोड़ने हैं तो मार्क्स जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार से सभी डेटा को अलग अलग पहचानना, अलग अलग व्यवस्थित करना, इसके लिए जिस तरीके, विधि या मेथड का उपयोग किया जाता है उन सभी को कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। कंप्यूटर की मेमोरी में विभिन्न प्रकार के डेटा को सुव्यवस्थित तरीके से संग्रहित करने और उन पर आसानी से विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस या प्रक्रियाएं लागू करने के लिए जिन विधियों या मेथड्स का उपयोग किया जाता है उन्हें ही डेटा स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। अब डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करके अगर मैं इसको व्यवस्थित करूं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपकी बुक में ही दिया गया है। बुक का ही एग्जांपल है कि अपने पास डेटा दिया गया है इस प्रकार से, विराट, फिर कहीं पर भी लिख दिया धोनी, फिर इनकी एज भी मिक्स है इन्हीं के अंदर 33, और मान लीजिए फिर है सहवाग, और इनकी भी एज जैसे कि मान लीजिए दे रखा है अलग अलग, और ये तीनों रिकॉर्ड्स हो गए। अब कौन सी एज किस खिलाड़ी की है, किस प्लेयर की है, यह इस डेटा से निश्चित नहीं किया जा सकता। इन डेटा को हमने केवल कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित ज़रूर करवा दिया, लेकिन वो व्यवस्थित तरीके से
संग्रहित नहीं हुए हैं, जिनके कारण इनपुट का ऑपरेशन अगर मैं करना चाहूँ तो इनपुट के ऑपरेशन में देखिए कि अगर आप ये चाहो कि मुझे मान लीजिए इसके अंदर कोई नया डेटा जोड़ना है, नया डेटा अगर मान लीजिए मैं फ़िलहाल 33 कहीं पर ऐड करना चाहता हूँ, तो 33 अब मान लीजिए आप चेंज करना चाह रहे हो विराट की एज को। विराट की एज थी 33 और आप अब चेंज करना चाह रहे हो मान लीजिए 39 के अंदर। अब 39 में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि कौन सी एज जो है वो विराट की है, तो यहाँ अपडेट या इंसर्ट या इनपुट प्रक्रिया नहीं की जा सकती, ये ऑपरेशन इस पर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से डिलीट करना चाहते हो, डिलीट का ऑपरेशन करना है। इनपुट का तो फेल हो गया, इनपुट का फेल हो गया, अब डिलीट करना है। अब डिलीट करने के लिए आपको डिलीट करना है धोनी का रिकॉर्ड। अब धोनी की जो भी एज है और धोनी का नाम है वो डिलीट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि धोनी नाम तो है अपने पास, लेकिन एज इसमें अब डिफाइन नहीं है, कौन सी एज जो है वो धोनी के लिए बनी हुई है, 33, 36 या 40। तो डिलीट का ऑपरेशन भी यहाँ पर फेल हो रहा है। इनपुट के लिए ऑपरेशन फेल हो गया, डिलीट के लिए हो गया। इसी प्रकार से अब आप ये चाहते हो कि मुझे सर्च करना है डेटा, सर्च करना है डेटा, तो सर्चिंग के लिए भी अगर आपने इसके अंदर मान लीजिए 5000 रिकॉर्ड्स संग्रहित करवा रखे हैं और विराट नाम के 5 रिकॉर्ड्स संग्रहित हैं, तो 5 में से कौन सा विराट रिकॉर्ड आपको चाहिए यहाँ पर डिफाइन नहीं है। यानी ये डेटा संग्रहित करने से पहले व्यवस्थित नहीं किया गया है, जिसके कारण इसमें सभी प्रकार की खामियां पाई गई हैं। अब इन खामियों को दूर करने के लिए जिस विधि या मेथड का उपयोग करेंगे उसका नाम होगा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी को ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, नेम और एज, नेम और एज, और यहाँ पर एक कोई भी आईडी बना देते हैं जिस आईडी के अनुसार हम इनको पहचान दे सकते हैं कि 1 नंबर पर विराट का रिकॉर्ड है और उसकी एज है 33। जब हम शुरुआत में डेटा संग्रहित करवा रहे हैं उसी समय हमने इस प्रकार से ये संरचना बना दी। ये टेबल एक संरचना है। इस संरचना बनाने के बाद अब देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आसानी से संग्रहित हो रहे हैं और जिनमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं होगी, कोई भी गलती होने की संभावना नहीं होगी। अब चाहे नए रिकॉर्ड आ रहे हैं तो 4 नंबर पर नया रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए रमेश, कोई भी नया प्लेयर आया है, उसकी एज है मान लीजिए 24, ठीक है, क्या दिक्कत है। डिलीट करना चाह रहे हैं, बताइए जी कौन सी आईडी का प्लेयर जो है मान लीजिए उसने खेलना छोड़ दिया है उस प्लेयर ने, तो अब इस टेबल से डिलीट करना है। तो मान लीजिए 3 नंबर को डिलीट करना है, तो 3 नंबर को यहाँ से आसानी से डिलीट किया जा सकता है क्योंकि उसकी पहचान बन गई है। उसका डेटा जो है वो केवल अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये संपूर्ण रिकॉर्ड ही डिलीट होगा, ये संपूर्ण रिकॉर्ड ही डिलीट होगा। यह संपूर्ण रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। दूसरे किसी भी रिकॉर्ड्स को हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरे किसी रिकॉर्ड्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर में जितने भी डेटा है, जैसे नेम है, नेम में क्या आ रहे हैं ये अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट को बोलते हैं जैसे स्ट्रिंग या करैक्टर, क्योंकि ये सारे के सारे करैक्टर्स में आते हैं। तो इन सभी को हम इस डेटा प्रकार में कंप्यूटर के अंदर ऐड करते हैं, इस डेटा प्रकार में कंप्यूटर के अंदर ऐड कर देंगे। इसमें केवल देखिए अल्फ़ाबेट एज में कभी नहीं आता, एज के अंदर कभी भी अल्फ़ाबेट नहीं आता।
ये सारे के सारे नंबर है और नंबर को यहाँ हम इंटीजर के अंदर जोड़ सकते हैं। नंबर को यहाँ हम इंटीजर के अंदर जोड़ सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं ऐसी विधियां हो गई जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के डेटा को, ये डेटा है, विभिन्न प्रकार के डेटा को सुव्यवस्थित तरीके से संग्रहित कर सकते हैं और प्रभावी तरीके से उनके ऊपर इनपुट, आउटपुट या डिलीट, सर्चिंग इस प्रकार के ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं, जिसके कारण कंप्यूटर में इनको एक्सेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर इस प्रकार का डेटा होगा तो उसे एक्सेस करने में हो सकता है कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन इस प्रकार से डेटा अगर दिया हुआ है तो कम समय में कंप्यूटर और यूज़र दोनों को समझने में सहायता होगी। अब डेटा स्ट्रक्चर में ये भी कहा जा सकता है कि मैथमेटिकल और लॉजिकल मेथड्स का उपयोग किया जाता है। मैथमेटिकल और लॉजिकल मेथड्स का, मैथमेटिकल में ये आ गए जैसे इंटीजर्स, फ्लोट, इनके अंदर जो डेटा बताते हैं वो सारे के सारे मैथमेटिकल में आते हैं। और लॉजिकल का मतलब हो गया कि प्लानिंग, हमारे पास इतना सारा डेटा है, उस डेटा को संग्रहित करवाना है ताकि वह आसानी से संग्रहित भी हो जाए और भविष्य में उसे जब भी हम चाहे आसानी से वापस कॉल किया जा सके। किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर को गलत डेटा इनपुट करवाया गया है तो हमेशा गलत आउटपुट ही आपको प्राप्त होगी। जिस प्रकार की इनपुट कंप्यूटर को मिलती है, कंप्यूटर उसी प्रकार की आउटपुट आपको प्रदान करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता, जिसके कारण केवल वह मनुष्य पर ही आधारित है। मनुष्य ने जो इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों के आधार पर ही वह कंप्यूटर के अंदर डेटा संग्रहित करवाएगा और उन डेटा को वापस कॉल भी करेगा। अगर मैनेज तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ डेटा है तो उसे आसानी से संग्रहित करवाने के बाद समझा भी जा सकता है और एक्सेस भी किया जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ये डेटा स्ट्रक्चर या जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने की विधियां हैं, उन विधियों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी विधियों की सहायता से हम डेटा को सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर डेटा व्यवस्थित नहीं किया गया है, मैनेज्ड नहीं है, तो उस डेटा पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डेटा स्ट्रक्चर हैं, उन सभी डेटा स्ट्रक्चर को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली होती है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल डीएस या सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। दूसरी है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर या कंपाउंड डीएस, जिनका हिंदी में मतलब होता है साधारण डेटा स्ट्रक्चर और यौगिक डेटा स्ट्रक्चर। साधारण डेटा स्ट्रक्चर को आगे फिर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है एरे और दूसरा है स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर और यह स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब डेटा को व्यवस्थित करने की विधियाँ, ये खुद एक विधि है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब कई सारी विधियाँ इसके अंतर्गत आती है।
लेकिन यहाँ खुद ये एक विधि है जिसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत आते हैं दो प्रकार के, पहला है लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर के अंतर्गत तीन प्रकार के आते हैं, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर के अंतर्गत दो आते हैं, पहला है ट्री और दूसरा है ग्राफ। ट्री और ग्राफ ये विधियां हैं स्टूडेंट्स, जिनकी सहायता से जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो इन्हीं विधियों की सहायता से ही ये सारी विधियां डेटा के अनुसार अपने आप चुन ली जाती हैं यूज़र या प्रोग्रामर के द्वारा कि कौन सी विधि के अंतर्गत किस प्रकार का डेटा मुझे व्यवस्थित करना है, ताकि कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस आसानी से अप्लाई किए जा सके, मैं डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकूं। तो ये जो दो विधियां हैं, सिंपल और कंपाउंड, इसके अंतर्गत ये अलग अलग विधियां आपके सामने हैं। सिंपल या साधारण जो डीएस है उसमें आता है एरे और स्ट्रक्चर। कंपाउंड या यौगिक, कंपाउंड या यौगिक जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, साधारण विधियां जिसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। सामान्यतः हर सॉफ्टवेयर के अंदर इन विधियों का उपयोग किया जाता है, तो ये इसीलिए इनको कहते हैं सिंपल डीएस। इन्हीं विधियों का उपयोग करके, सिंपल का ही उपयोग करके जो दूसरी विधियां बनाई गई हैं उन्हें कहते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स या यौगिक डेटा स्ट्रक्चर्स। इन विधियों के अंतर्गत जो साधारण डेटा स्ट्रक्चर हैं उन्हीं का ही उपयोग करके हम कॉम्प्लेक्स प्रकार का डेटा, यानी जो बड़ा डेटा है या समझने में कठिन है, उन डेटा को संग्रहित करवाने के लिए जिन विधियों का उपयोग करते हैं वो सारी की सारी विधियां ये कहलाती है लीनियर। इसको बोलते हैं क्रमबद्ध, जो क्रमबद्ध तरीके से डेटा को संग्रहित करवा सके और इसमें क्रम नहीं होता। नॉन का मतलब इसके अंदर क्रम नहीं होता और यह क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित करवाती हैं। अब क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित करवाने के केवल अपने सामने ये तीन तरीके होते हैं। पहला है स्टैक, दूसरा क्यू और तीसरा है लिंक लिस्ट। फिर उसके बाद अगर क्रम में नहीं हमें डेटा को व्यवस्थित करना है तो उसके लिए ट्री और ग्राफ, इन दो विधियों का उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर की परिभाषा स्टूडेंट्स कोशिश करना कि जो भी मैंने लिखवाया है उन सब की परिभाषाएं मैंने बताई हैं, एक एक परिभाषा राइट करो और उसे अपने जो ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, सर के व्हाट्सएप नंबर है, उनके ऊपर सेंड करो ताकि आपको खुद पढ़ने का मौका मिले, वीडियो में से समझने का मौका मिले। रटने की कोशिश कभी मत करना, हमेशा कंसेप्ट के पीछे समझो कंसेप्ट क्या बना है, क्यों बना है, तभी मेरिट होल्डर बन सकते हो। मेरिट होल्डर हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिनकी वजह से वो मेरिट में आते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमेशा कंसेप्ट के पीछे देखो, कंसेप्ट क्यों बना है और इस कंसेप्ट से क्या और बनाया जा सकता है, तभी हमें वो कंसेप्ट क्लियर होगा। रट्टा कभी मत लगाना। कंप्यूटर के अंदर हमेशा प्रैक्टिकल वर्क होता है और प्रैक्टिकल हमेशा सीखा हुआ काम आगे कहीं पर भी काम आ सकता है। अगर आपने रट्टा लगाया है तो केवल 1 महीने के अंदर आप भूल जाते हो, ज़िंदगी में उसे वापस उपयोग में नहीं लिया जा सकता।